और देश दिन भर की शुरुआत करेंगे अब तक की बड़ी खबर से। बताएं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। नोट के बदले टिकट के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे आम आदमी पार्टी के पंजाब से नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सुच्चा सिंह ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर ही स्टिंग करवाने का आरोप लगाया है। सुच्चा सिंह का यह भी आरोप है कि पंजाब में पहले से ही 2-2 करोड़ में टिकट बिके हैं। अपने ऊपर किए गए स्टिंग ऑपरेशन को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए सुच्चा सिंह ने सीबीआई जांच तक की मांग कर डाली है। पंजाब के आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले सुच्चा सिंह का कहना है कि जिन लोगों ने पंजाब में पार्टी को खड़ा किया उन्हें ही साजिश के तहत बाहर निकाला जा रहा है। 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾਰੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 32 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ 25 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਆ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, मैं तो पीएससी का मैंबर नहीं है। फाइनल ये करते हैं पर सलाह तो लेंदे किसी दी, पारदर्शी करते सारा कुछ। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़े इस खबर पर नजर बनाया। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे एक खास बात जो सुच्चा सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी पे भरोसा नहीं। आला नेताओं को अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया कि उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है। टिकटों की बात की, उन्होंने कहा कि 2-2 करोड़ में टिकट बिके हुए हैं। यानी वो तमाम खुलासे जो आरोप इन पर लग रहे थे वो आरोप इन्होंने खुद पार्टी पर लगा दिए हैं। बिल्कुल, देखिए सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि जो यूथ मैनिफेस्टो विवाद हुआ था जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को खुद अमृतसर में आकर गोल्डन टेम्पल में सेवा करनी पड़ी थी, स्वर्ण मंदिर में, वहां पर वो जो पूरा विवाद हुआ था उसका ठीकरा कहीं ना कहीं सुच्चा सिंह छोटेपुर पर फोड़ने की कोशिश की गई थी। और उनको कहा गया था कि वो पब्लिक में और प्रेस के सामने आकर ये बात कबूल कर लें कि उन्होंने ही मैनिफेस्टो को देखा था और उनसे ही गलती हुई है। लेकिन जब सुच्चा सिंह छोटेपुर ने एक सिख होने के नाते ये सब करने से इनकार कर दिया, तब से उनका कहना है कि उनको पार्टी ने बिल्कुल ही निशाने पर ले लिया था। और इसी वजह से जो लोग, जो पार्टी के वॉलंटियर्स, पार्टी के कार्यकर्ता उनको आकर चंदा देते थे, कैश देते थे, उसी कैश को 2 लाख की रकम है जो कि स्टिंग के अंदर लेते हुए दिखाया गया सुच्चा सिंह छोटेपुर को। और उनका कहना है कि उसी चंदे की रकम को कहीं ना कहीं टिकट बेचने के आरोप लगाकर, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस स्टिंग को पेश किया जा रहा है, जो कि गलत है। और पंजाब के कई लीडर्स हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के दबाव के चलते सुच्चा सिंह छोटेपुर को पार्टी से बाहर करना चाहते हैं। और इसी वजह से सोची समझी प्लानिंग के साथ ही स्टिंग की इन खबरों को सार्वजनिक किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कहा कि सीबीआई जांच की मांग भी उन्होंने की है कि करवा ली जाए और कहा कि जो पैसे चंदे में इकट्ठे किए गए उनका पूरा हिसाब किताब उनके पास है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। फिलहाल बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश की इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट ने इसे समान अधिकार का मामला माना है। हालांकि हाजी अली ट्रस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है, जिसके चलते अगले 6 सप्ताह तक दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। ये खुशी और जीत का जश्न है, समान अधिकार के उस कानूनी जीत का जश्न जो लंबे समय से महिलाएं लड़ रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में हाजी अली की दरगाह के दरवाजे महिलाओं के लिए भी खोल दिए हैं। कोर्ट ने महिलाओं के दरगाह तक जाने की ट्रस्ट की रोक को हटा दिया है। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ताओं की याचिका मंजूर करते हैं, जिसमें उन्होंने हाजी अली दरगाह के अंदर तक जाने की अनुमति मांगी थी। साथ ही हम दरगाह ट्रस्ट और राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वहां जाने वाले लोगों की सुरक्षा करें। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का जो कहना था उसको जायज मान के जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या बंदी डाली गई थी उसको हटा दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह पहले 4 साल पहले वो जा सकते थे उस तरह अभी भी जा सकते हैं। कोर्ट में बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि हाजी अली दरगाह में 400 सालों से महिलाओं को जाने की इजाजत थी, लेकिन 2011 में हाजी अली ट्रस्ट ने मनमाने तरीके से महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। तब से ये मामला कोर्ट में है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से हाजी अली ट्रस्ट और दूसरे मुस्लिम संगठन नाराज हैं। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है।
कोर्ट को बीच में नहीं आना चाहिए था। और जब कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है, कोई बात नहीं है, इससे ऊंची जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा पूरा यकीन है कि दरगाह के अंदर जहां महिलाओं का जाना मना है, इस्लाम के अंदर मना है, उनको ऐसी इजाजत नहीं देना चाहिए थी। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर लड़ाई लड़ने वाली तृप्ति देसाई और देश के दूसरे महिला संगठनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई, साथ ही उम्मीद जताई है कि ये फैसला सभी पक्ष स्वीकार करें। हाईकोर्ट ने निकाल दिया है, निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। वो महिलाओं के हक और अधिकार की जो है वो जीत हुई है। बहुत ऐतिहासिक निर्णय ये हुआ है। बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इस फैसले में उन्होंने ये भी क्लॉज इंक्लूड कर दिया है कि जो नियम हैं, जो रेगुलेशंस हैं किसी भी इस तरह के धार्मिक स्थल पे जाने के, वो पूरा होते हुए एंट्रेंस जो है उसको दिया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाजी अली ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है, साथ ही अपने आदेश को 6 सप्ताह के लिए स्थगित भी रखा है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट से हाजी अली ट्रस्ट को फौरी राहत नहीं मिलती तो हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाजी अली मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि ये जीत किसी संगठन की नहीं बल्कि ये जीत महिलाओं की है। जहां एक तरफ हाजी अली ट्रस्ट इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगी। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के समयपुर बादली से 2 मासूम बच्चियों को एक बंद कमरे से छुड़वाया है। दोनों बच्चियों को पिता ने कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्चियों की हालत बेहद गंभीर थी। अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की हालत में काफी सुधार आया है, लेकिन इनकी आंखों में सवाल एक ही है कि क्या बेटी होने का गुनाह है। अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। दिल्ली के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के बेड पर लेटी ये दोनों मासूम भी शायद ऊपर वाले से यही कह रही होंगी, क्योंकि बेटी होने के चलते ही तो उनकी आज ये हालत हो गई है। माँ 2 महीने पहले बेटे को लेकर चली गई तो शराबी पिता भी 15 अगस्त को दोनों को बंद कमरे में भूख और प्यास से मरने के लिए छोड़ गया। 8 साल और 3 साल की इन दोनों मासूम ने कुछ दिन तो भूख और प्यास से जंग लड़ी, लेकिन उसके बाद हिम्मत हारकर मौत का इंतजार करने लगी। बंद अंधेरे कमरे में धीरे धीरे मौत दोनों मासूम को अपने आगोश में ले रही थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें इस नर्क से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों बच्चियां सुरक्षित हैं। आपको कुछ पता बेटा? मम्मी को बहुत दिन हो गए। क्यों चली गई कुछ बता आपको? भैया आपके नहीं है साथ में? भैया भाई तो मम्मी के साथ गया है। और पापा कब चले गए थे? पापा मम्मी के बाद गए थे। समयपुर बादली इलाके के इस घर से जब दुर्गंध फैलनी शुरू हुई तो किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस भी जब मौके पर पहुंची और बच्चों की हालत देखी तो सन्न रह गई। जिस समय पुलिस ने दोनों बच्चियों को इस घर के बंद कमरे से निकाला तो उनकी हालत बेहद गंभीर थी। शरीर पर बड़े बड़े घाव थे, कहने को सिर्फ सांसें ही चल रही थी। घर में बदबू इतनी थी कि पुलिस टीम को मुंह पर कपड़ा रख के घर में जाना पड़ा। मुकदमा हमने दर्ज किया है इसके अंदर नेग्लिजेंस का, जो धाराएं IPC की और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की हैं उसके तहत मुकदमा हमने दर्ज किया है। डिस्चार्ज के लिए फिट हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई NGO या कोई बच्चों का संगठन जो इनको ऐसे बच्चों को ले सके। हम ये नहीं चाहते कि ये बच्चे वापस उसी माहौल में जाएं और फिर दोबारा से इनके साथ वही हो जो पहले हुआ था। दरअसल इस घर में बच्चियों का पिता बबलू अपनी पत्नी रोजी के साथ पिछले 2 साल से रहता था। दोनों का एक 5 साल का बेटा और 2 बेटियां हैं। बच्चियों की दादी एक अनाथ आश्रम में रहती है और उसने भी बेटियों को अपनाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब फिलहाल पुलिस वाले ही मिलकर इन बच्चियों की अस्पताल में देखभाल कर रहे हैं। बच्चियों के ठीक होने के बाद बाल कल्याण कमेटी के निर्देश के तहत बच्चियों का पुनर्वास किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है।
इसके ऊपर पूरी जांच होने की जरूरत है। किस सर्कमस्टांसेस में वो माँ गई, माँ कहाँ है, क्यों इस 2 बच्चियों को इस तरीके से छोड़ा गया। महिला आयोग पूरी तरीके से कमिटेड है इस इशू के लिए। ऑलरेडी मेरी एक टीम वहाँ पर है। ये घटना राजधानी दिल्ली की है, जहां पर केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ के नारे जोर जोर से लगाए जाते हैं, जहां साक्षी और पीवी सिंधु के गुणगान भी होते हैं। लेकिन इन नारों और दावों से दूर इन बच्चों की आंखों में एक ही सवाल है, क्या बेटियां होना इतना बड़ा गुनाह है? और बात हमारे प्राइम टाइम शो, हम तो पूछेंगे कि आज के बड़े सवाल की। आज का सवाल है, क्या आपको सुच्चा सिंह और सिद्धू का झटका पंजाब में भारी पड़ेगा? आप अपनी राय में #HTP और #आप में सियापा पर दे सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे, तो सुमित अवस्थी के साथ देखना ना भूलिए प्राइम टाइम का सबसे पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे, रात 8 बजे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में तलाशी अभियान के नाम पर दिव्यांग फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीच बचाव करने के नाम पर फिजियोथेरेपिस्ट के बड़े भाई और बहन को पुलिस कर्मियों ने नहीं बख्शा। मामला सामने आने के बाद अब आला अधिकारी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। भैया बहुत बचाया। कैमरे के सामने रोते हुए शख्स का नाम सरफराज है। आंखों में आंसुओं का सैलाब और शरीर पर डंडों के निशान यूपी पुलिस के जुल्म की कहानी बयां कर रहे हैं। सरफराज का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपने छोटे भाई हैदर को, जो पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है, पुलिस कर्मियों की पिटाई से बचाने की कोशिश की थी। गुरुवार रात को हैदर नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गया था। पैसे निकालने के बाद हैदर ने कुछ दूर का ही फासला तय किया था कि गश्त लगा रहे ओमवीर नाम के होमगार्ड ने रोका। इस दौरान उसके साथ एक सिपाही भी मौजूद था। आरोप है कि तलाशी के नाम पर ओमवीर ने हैदर की जेब में हाथ डाला, जिस पर हैदर ने ऐतराज जताने की कोशिश की। विरोध होता देख होमगार्ड ओमवीर ने फिजियोथेरेपिस्ट हैदर को थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान ओमवीर ने हैदर के सर पर राइफल के बट से भी हमला किया। इसके बाद खुद को बचाने के लिए हैदर ने ओमवीर का हाथ पकड़ लिया। हैदर के विरोध पर ओमवीर बिफर गया, जिसके बाद उसने पीसीआर पर फोन करके अपने और साथियों को वहां बुला लिया। आरोप है कि सारे पुलिसकर्मियों ने मिलकर हैदर की जमकर पिटाई की। कहने लगा जेब में क्या है, हाथ डालने लगा मेरे जेब में पैसे। कहने लगा देखा, मैंने कहा अभी पैसे निकाले, अभी क्या देखूं। कहने लगा बदतमीजी कर रहा, गाली दी मुझे। मैंने कहा सर गाली क्यों दे रहे हो? कहने लगा अच्छा हमसे मुझोरी कर रहा है। मुझमें 2 थप्पड़ मारे और मेरे सिर में हाथ बट मारी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे हैदर के भाई बहन ने बीच बचाव की भी कोशिश की। आरोप है कि आपे से बाहर पुलिस वालों ने उनको भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी बदसलूकी की। हम तो अपने भैया को छुड़ा रहे थे, हमें शराब पी के थे रात, शराब पी रखी थी उन्होंने, पुलिस वालों शराब पी रखी थी दोनों ने। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बैकफुट पर दिख रहे पुलिस के आला अधिकारी अब जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीसी फुटेज है, जहाँ पे एटीएम से पैसा निकाला वहाँ क्या कोई अभद्रता हुई, कहाँ क्या कैसा, सारी जांच का विषय है। अगर जो जांच में सही पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से मैं उच्चाधिकारी को रिपोर्ट दूंगा। बुलंदशहर गैंगरेप जैसे मामलों को रोकने में नाकामयाब यूपी पुलिस अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करने से पीछे नहीं दिख रही है। और बात हमारे प्राइम टाइम शो, हम तो पूछेंगे कि आज के बड़े सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आपको सुच्चा सिंह और सिद्धू का झटका पंजाब में भारी पड़ेगा? हाँ या ना में आप हमें जवाब दीजिए। HTPY हाँ के लिए, HTPN ना के लिए इसे हमें 5181 पर SMS कर दीजिए। ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। #HTP और #आप में सियापा के जरिए IBN खबर और फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। और बारी आज का दंगल की। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का। अमित शाह का मानना है कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश के लिए आर्थिक तरक्की का मॉडल दे सकती है। बीजेपी अध्यक्ष की माने तो 2017 के मुकाबले से पहले ही बीएसपी और दूसरे राजनीतिक मुकाबले से बाहर हो गए हैं। एक अखिलेश खूब, तीसरे नेताजी खूब और आधा आजम खान, साढ़े तीन
साढ़े 3 मुख्यमंत्री जहां शासन करते हो उस प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं बीजेपी वालों, तुम तो 5 और 5.5 बोल रहे थे, केवल एक ढूंढ के ले आओ आप अपना, अगर आप पे एक भी हो तो बता दो। ये बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की लखनऊ में दी गई सियासी हुंकार थी, जिसका जवाब यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने दिया है। वैसे तो यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी अब तक सबसे ताकतवर और सत्ता की दावेदार पार्टियां रही हैं, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली जोरदार सफलता के बाद अब बीजेपी खुद को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता की दावेदार बता रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तो बीएसपी की दावेदारी को दरकिनार करते हुए दावा किया है कि 2017 में जब ईवीएम की मशीनें काउंटिंग के लिए खुलेंगी तो यादगार नतीजे सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सपा से है, इसे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जो भी लड़ाई में कहीं पर भी है उनको परास्त करेंगे, भाजपा को विजय दिलाएंगे। एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में अमित शाह ने बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी हमला बोला है। अमित शाह का कहना है कि दलित मुद्दे के पीछे राजनीतिक साजिश है। अमित शाह का आरोप है कि गुजरात में दलितों का विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है, जिसे काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि उनकी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है अंतिम का उदय करो। अमित शाह का दावा है कि 2017 में पीएम मोदी के नाम और काम के चलते यूपी की जनता बीजेपी को मौका देगी। हालांकि अमित शाह ने कहा कि यूपी में सीएम का उम्मीदवार कौन होगा ये फिलहाल बीजेपी में अभी तय नहीं हो पाया है। जाहिर है अगर अमित शाह इस तरह के दावे करेंगे तो विरोधी राजनीतिक दलों की तरफ से उन्हें करारा जवाब मिलेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में जोरदार जीत दर्ज की थी। बीजेपी की लहर का आलम ये था कि गांधी और मुलायम परिवार ही अपनी सीटें बचा सका था, लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है और इस बार लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव है, जिनके मुद्दे और अहमियत अलग होती हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या अमित शाह यूपी में 2014 की तरह कमल खिला पाएंगे या नहीं। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी, इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वखार साहब और साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता फैजान खान। अनिल बलूनी, पहला सवाल आपसे। अमित शाह ये कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला सपा से, अब बीएसपी को कैसे भूल गए? नहीं नवजोत जी, देखिए हम एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और वो हिंदुस्तान के अंदर हम सरकार चला रहे हैं। हम भी आकलन करते रहते हैं, समय समय पर आप लोग भी सर्वे करते हैं, हम लोग भी अपना आकलन लगातार विश्लेषण करते रहते हैं। और जो विश्लेषण हम लोगों का निकला उसमें 2 बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी तो खैर अपना खाता खोल पाए, डबल डिजिट में भी जा पाएगी, इसकी संभावना नहीं दिख रही है। और बहुजन समाज पार्टी कहीं है नहीं, बहुजन समाज पार्टी में बहुत असंतोष है, भगदड़ मची है। क्या इसका कारण ये है कि आप वहाँ के नेता तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, इसलिए आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए नवजोत जी, ऐसा होता है कि कोई किसी को नहीं तोड़ सकता है। जब जहाज डूबने लगता है तब भगदड़ मचती है, तो सबको समझ आ रहा है। देखिए वहाँ जो बहुजन समाज पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी में काम करके कोई लाभ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ना चुनाव जीत सकती है ना ही वह सर्वाइव कर सकती है। तो फैजान खान, क्या बीएसपी का जहाज डूब रहा है? बीएसपी का जहाज डूब नहीं रहा नवजोत जी। मैं इनको बीजेपी का ये हाल बता दूं दिल का कि ये दूसरे और तीसरे नंबर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये बसपा की लड़ाई नहीं है किसी से। ये बात सच्चाई है कि भाजपा और सपा दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ी है। और ये जो बातें कह रहे हैं कि डूबती हुई जहाज जो है, जो हमारे विचारधारा में नहीं आते हैं, जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं, वो बीजेपी उन्हें ले ले, शौक से ले ले। अभी नवजोत जी हाल का मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश पाठक बसपा छोड़ भाजपा में जाते हैं और पत्रकारों को मारते हैं, इसका निंदा बीजेपी नहीं करता है। आप इसी से अंदाजा लगा लिए कि किस तरह से सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने का काम बीजेपी उत्तर प्रदेश। पर पहले तो आप ही की पार्टी में थे ना, आप निकाल देते, आपने निकाला नहीं। आ रही हूँ बलूनी जी, 1 मिनट आ रही हूँ। वकार साहब, क्या आपका मुख्य मुकाबला बीजेपी से? वकार साहब, दावा बिहार में भी किया था। वकार साहब, मैं आती हूँ उस पर भी आती हूँ, यही दावा किया था। एक मिनट आ रही हूँ बस। वकार साहब, क्या आपका मुख्य मुकाबला बीजेपी से है? आप किसको ऑपोजिशन में मान रहे हैं अभी? देखिए, समाजवादी पार्टी का मुकाबला किसी से है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अगर अभी इनसे लिस्ट पूछ ली जाएगी कि 403 विधानसभाएं हैं, 403 नेताओं के नाम बताइए जिनको आप टिकट दे सकते हैं,
तो इनके पास 403 विधानसभा में टिकट देने के लिए टिकटार्थी नहीं मिल रहे हैं। इनके पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसको ये साबित कर सके कि साहब ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन जिस विकास की बात आप कर रहे हैं, वकार साहब, जिस विकास की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने यही बात कही। उन्होंने विकास की ही बात पर कहा है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है और मुकाबला समाजवादी पार्टी से। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। विकास की नाम की बात कर रहे हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो विजन है, न विकास की बात है, न कूटनीति है, न राजनीति है। ये सबसे ज्यादा फेल्यूर पार्टी है हिंदुस्तान की। ठीक है, फेल्यूर पार्टी। न तो राजीव त्यागी, कांग्रेस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती उत्तर प्रदेश में, ये तीनों पार्टियां मान चुकी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको मानने का अधिकार है, क्योंकि कांग्रेस ने देश में प्रजातंत्र दिया, तो अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। और मेरे मित्र जो कह रहे हैं वो अपनी वजह से कह रहे होंगे, अपने अपने पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, तो 2014 में विकास के मुद्दे पे लड़ा गया था। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पिछले 20 साल में सबसे कम है इस साल के, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसानों की आत्महत्या में 25% बढ़ोतरी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ, विकास हुआ है, महंगाई में काफी विकास हुआ है। दालों की कीमत 2014 में क्या थी, खाने के तेल की कीमत क्या थी, चीनी की कीमत क्या थी, वो अब आप देख लीजिए। हाँ, तो विकास की बात करी थी ना अमित शाह जी ने, विकास की बात की थी। मैं विकास के बारे में जवाब दे रहा हूं पहले, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जवाब दूंगा। दूसरा, दलितों पे किस तरह से अत्याचार में विकास हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से सैनिकों की शहादतों में विकास हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो विकास कर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, अनिल बलूनी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, बहस ओपन है, रिक्वेस्ट करूंगी, खराब मत कीजिएगा। ओपन का मतलब सभी अपनी बात रखिएगा। अनिल बलूनी, पार्टी ने जिस तरह से एक सामाजिक ध्रुवीकरण किया है। अब राजीव त्यागी जी, आपका खाता नहीं खुलने वाला, क्यों इतना समय दर्शकों का खराब कर रहे हैं? हमारे पास ठाकुर फेस के रूप में संजय सिंह साहब हैं। हमने हर जाति और बिरादरी को प्रतिनिधित्व दिया है। गुलाम आपने यही काम किया है पिछले 70 सालों में, जातियों की बात की है। निश्चित रूप से आपने 70 सालों में केवल जातियों की बात की है, धर्म की बात की, यही इसी तरह बांटते रहे हैं। ग्लोब है देश भर को, कमीशन की रिपोर्ट, देश के नागरिकों को ऐसे ही बांटा आपने पिछले 70 सालों में। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के दंगे कराए, और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को शूट करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर दोनों अनिल बलूनी जवाब रखिए। राजीव जी जवाब लेने दीजिए। राजीव जी 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज जवाब लेने दीजिए। छोटा छोटा सभी अपनी बात रखें। अनिल बलूनी जवाब दे दीजिए आप। देखिए नवजोत जी, हाथ कंगन को आरती मुझे रोजगार पे जवाब देने, हाँ, मैं जवाब दे मैं आती हूँ राजीव जी, एक एक करके मुद्दा उठाएंगे ना, एक एक करके। अनिल जी देखिए नवजोत जी, हाथ कंगन को आरती क्या, अभी आपके पैनल पे 4 लोग बैठे हैं, और जो 4 में से 3 एक भारतीय जनता पार्टी, 3 अन्य लोग हैं। तीनों लोग क्या कर रहे हैं? तीनों लोग, बहुजन समाज पार्टी कह रही बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस कह रहे बीजेपी, समाजवादी पार्टी कह रही बीजेपी। अब राजनीति में बहुत स्पष्ट है, जो आगे बढ़ता बाकी सारे उसको खींचते हैं, बाकी उसको खींचते हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। अभी समाजवादी पार्टी के एक मेंबर ने कहा, असीम बकार ने अभी कहा कि इनके पास 403 लोग नहीं है। इनके नेताजी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 80 लोग नहीं है, हम 80 में से 73 लोग जीत जाते हैं। तो इसलिए ये लोग लगातार ऐसे ही कहते रहते हैं। 403 भी सदस्य घोषित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। तो आपको ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ पड़ी? आपकी हताशा समझ आ रही है। कि भाजपा के मैच तो आप घबराए हुए नजर आते हैं ना चेहरा। और देखिए राजीव त्यागी की पार्टी का हालत ये है कि दोनों के दोनों, ना इनका प्रदेश अध्यक्ष ना चेहरा उत्तर प्रदेश से नहीं है, उत्तर प्रदेश को पता करने जा रही है। उत्तर प्रदेश से इनके पास दोनों नहीं है, जो कलाई खोली है मैंने। और ये अनिल बलूनी, आप बताइए आपके पास कौन सा चेहरा है? ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप अपना चेहरा बताइए। बलूनी जी सीधा सवाल मेरा आपसे है, बिहार में आपने कोई चेहरा सामने नहीं रखा, आप हार गए। असम में आप चेहरा लेकर आते हैं सामने, आप जीत जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। दिल्ली में चेहरा लेके आए थे, वहां पूरी तरह से हारे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अनिल जी से जवाब ले लेती हूँ। अनिल जी, हाँ बिल्कुल। देखिए नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमने असम में चेहरा दिया, हम जीत गए, हमने बिहार में चेहरा नहीं दिया था, हम हार गए।
लेकिन देखिए ये समय समय की बात होती है। हमने महाराष्ट्र के अंदर चेहरा नहीं दिया था, कांग्रेस को धूल चटा दी हमने। हरियाणा में हमने चेहरा नहीं दिया था, कांग्रेस को धूल चटा दी। हमने जम्मू कश्मीर में चेहरा नहीं दिया, धूल चटाई। तो ऐसा नहीं है, ऐसा समय समय की बात है। उत्तर प्रदेश के यूपी में कौन सा चेहरा है? अनिल जी, यही सवाल तो सब आपसे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा चेहरा है, किसको सामने रख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग हमारी ओर टकटकी लगाई देख रहे हैं। अलगाववादियों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया राजीव त्यागी जी, आपको तो डिबेट का पता नहीं है। कहाँ ईरान तुरान ले आते हो? मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश में यूपी पर रहते हैं। राजीव जी प्लीज, यूपी पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। कार्यक्रम का नाम यूपी का दंगल है। उत्तर प्रदेश में राजीव त्यागी की बात चलनी भी नहीं है। प्लीज एक करके ईरान तुरान की ये राजीव त्यागी की हताशा समझ आ रही है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में एक आदमी नहीं है, इसलिए ईरान तुरान की बात करते हैं। अरे हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश से बात कीजिए, बताइए कहाँ उत्तर प्रदेश में आप हैं? राज बब्बर उत्तर प्रदेश के नहीं, और जो आपने मुख्यमंत्री का फेस किया वो उत्तर प्रदेश में नहीं। समाजवादी पार्टी से हमारा मुकाबला है और समाजवादी पार्टी से लोग थक चुके हैं। जिस तरह से अपराधीकरण किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, अपराधों को जिस तरह से बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं राजीव त्यागी से बहस करके समय नहीं खराब करूंगा। मैं राजीव त्यागी से समय खराब नहीं करूंगा। राजीव त्यागी के पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। आपने वो नहीं दिया। आपने बात की थी कि सैनिकों की शहादतों में कमी लाई जाएगी। बीएसपी कंक्लूड करते हैं। फैजान जी मेरा सवाल आपसे है, आपको ये आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से हार रही है। फैजान जी इसका जवाब रखिए। अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा है कि बीएसपी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से हार रही है और इसी वजह से निराश हैं आपकी पार्टी के लोग, जो कि वो आपकी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जवाब रख दीजिए फैजान जी। कोई निराशजनक हमारे यहाँ पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? विचारधारा पे चलिए, जिसे हमारे पार्टी के विचारधारा पसंद नहीं हो जा सकते। पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं? मैं बता दूं, बीजेपी अपने संगठन, ये पहले बताएं, वो ये चुनाव उत्तर प्रदेश के क्या बाहर लोगों हुए विधायकों और लोगों को नेताओं को लेकर लड़ेगी क्या? ये अपने संगठन के लोगों को मजबूत तो कर नहीं पाए। ये उत्तर प्रदेश में कहीं भी इनका संगठन अपना घर संभल नहीं रहा है। बीजेपी का कहीं संगठन मजबूत हो, अपने लोग भाग रहे हैं, कहीं भी आप विकास में राजनीति कर रहे हैं, फिर ये सोचा क्यों छोड़ रहे हैं? आपने हेलीकॉप्टर चिल कौओं की तरह उड़ाया था बिहार में। बिहार में आपकी क्या दशा हुई आप देख लीजिए। अरे आप यूपी की क्यों नहीं बात करते हो भाई? यूपी में बात करने से डर लगता है क्या? फैजान जी, जंगल आपकी पार्टी के लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? आगरा में मंच शेयर करते हैं, कानो कान मायावती को खबर नहीं होती, अगले दिन सीधा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं है कितनी निराशा है आपकी पार्टी में। उन लोगों की नवजोत जी ये बताइए, क्या पार्टी के नेता छोड़कर और दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाने से क्या कोई सत्ता में आ जाता है? नहीं, निराशा तो है, इसीलिए तो वो छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? यही तो आपसे जवाब कर रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो जवाब दीजिए ना। फैजान जी मैं गलत हूं, मैं मान रही हूं, जवाब रखिए। हमारे पास से गए हैं, वो चूंकि नेता है नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ एक चेहरा होता है लीडरशिप का, दैट इज बहन कुमारी मायावती, और हमारा दूसरा चेहरा नहीं होता है। चेहरे की बात नहीं हो रही है, भाजपा चेहरे की बात नहीं है। ठीक है, आपके पास चेहरा है, वो हम सभी जानते हैं, मायावती एक चेहरा है। लेकिन फैजान जी क्या निराशा है पार्टी के अंदर या नहीं? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? नवजोत जी देखिए, सबके सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। 2017 में हम फुल बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, राजीव जी बोलिए। राजीव जी बोलिए। इस बात को कह रही है कि अरे नवजोत जी, राजीव जी को कहाँ समय देती है? इंडिपेंडेंट कह सकता हूँ, जैसे आप मेरे मेहमान हैं, वो भी मेहमान है, समय देने दीजिए उनको प्लीज। राजीव जी बोलिए। समाज पार्टी से नवजोत जी, राजीव त्यागी से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीतेंगे। मौर्य कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग जीतेंगे। चलिए आप कह रहे हैं उनसे ज्यादा इंडिपेंडेंट जीतेंगे, की बात करनी पांचवें नंबर पे रहेगी, उनको कहाँ समय देते रहते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा बलोनी जी से, 5वें नंबर पे जीतेंगे रहेंगे। गांव है जो राजीव त्यागी, आपकी पार्टी 5वें नंबर पे रहेगी। इंडिपेंडेंट आपसे ज्यादा जीतेंगे। बनारस में राजीव त्यागी मैं कह रहा हूँ सबके साथ कहते थे, वो नाव पे डूब गई। ये समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए डिबेट में आते हैं। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी पे चर्चा ना हो इसलिए आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये समाजवादी पार्टी पे चर्चा ना हो उसके लिए आते हैं। ये पीटी में समाजवादी पार्टी की, किसानों के लिए, ये समाजवादी पार्टी के लिए, गरीब के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? समाजवादी पार्टी के लिए खेल रही है। नवजोत जी मैं पूछना चाहूंगा, मौर्य जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वकार साहब आप मुस्कुरा रहे हैं,
वकार साहब मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है बताएं, आप बहुत खामोश हैं। वकार साहब, बीजेपी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी से हमारा मुकाबला है, आप इतने खामोश क्यों हैं वकार साहब? नहीं, समाजवादी पार्टी वकार साहब को बचाने के लिए बैठी है। जवाब सुन लेती हूँ ना, बलूनी जी जवाब सुन लेती हूँ। हाँ वकार साहब बोलिए। नवजोत जी, समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए बैठे हैं। अब बोलने तो दीजिए ना, पार्टी में चर्चा आप सब जब मिल जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को बोलने का मौका नहीं मिलता है, जरा बोलने दीजिए, वो भी अपनी बात रखें। देखिए, जो बहुत कमजोर होते हैं वो ज्यादा चीखते हैं, जो बहुत कमजोर होते हैं वो बहुत चीखते हैं। राजीव वही काफी है, वो चीखते हैं। अनिल जी रिक्वेस्ट है मेरी, वकार साहब को सुन लेते हैं, रिक्वेस्ट है एक बार, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए आप लोग प्लीज, 10 सेकंड दीजिए, वकार साहब को सुन ले, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से। वकार साहब प्लीज। नहीं, देखिए, जो बहुत कमजोर लोग होते हैं वो चीखते बहुत ज्यादा हैं, ये एक पहचान होती है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी राजीव त्यागी कैसे मत बोलिए, बैठे हैं राजीव त्यागी क्यों कमजोर मत बोलिए। हम लोग जानते हैं हम नंबर 1 है। अब इन तीनों को आपस में गद्दम पटखाना करने दीजिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन के लिए, और जो सेकंड आएगा हम उसको सिल्वर मेडल देंगे, जो थर्ड पोजीशन पर आएगा हम उसको कांस्य पदक दे देंगे, और जो चौथे नंबर पे आएगा उसको एक वकार साहब कौन सा प्राइज होता है जो है जनता देगी, चॉकलेट का पैकेट पकड़ा देगी, जनता मेडल किसको देगी ये 2017 में पता चलेगा। पर वकार साहब, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस हिसाब से क्या लग रहा है आपको, आप कौन सा मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कौन सा जीत रहे हैं ये बताइए। कोई मेडल नहीं जीत रही समाजवादी पार्टी। रेप केस में 161% की बढ़ोतरी हुई है, शर्म आती नहीं आती है। आज मैंने खबर पढ़ी, आज मैंने खबर नवजोत जी पढ़ी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। खिसियानी बिल्ली मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी, भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत अफसोस हुआ। राज बना दिया आपने उत्तर प्रदेश को। आप देखिए कितना बुरा लग रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कैसे सीखना शुरू किया, सामने फैलाए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सिल्वर मेडल किसको मिलेगा और तांबे का मेडल किसको मिलेगा, अभी 2 मिनट बाद यहाँ डिसाइड होने वाला है। आदमी जो है वो वकार साहब आपको कौन सा मेडल मिल रहा है ये भी बताएं। भाजपा छोड़ दे, हम लोग तो बैठे हैं गोल्ड और डायमंड वाले। कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी राजनीति छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बिहार में भी जोशी बनते हैं, पिछली बार भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, 2017 में भी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। राजीव जी 2017 में जनता ने डिसाइड कर दिया है बहुजन समाज पार्टी को। अब अखिलेश यादव 5 साल से ट्रेनिंग मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी लोगों ने सही है। बहुजन समाज की बात कर रहे हैं राजीव जी, पक्का लाइसेंस तक नहीं बना पाए, आप तो हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। कहीं गिनती में नहीं है बहुजन समाज पार्टी, कहीं गिनती में नहीं आएगा। अरे गलत फहमी में जीते रहिए, सही बात है, हम तो 1 नंबर पे हैं, हमसे क्या मतलब है आपसे, आप अपने में नूरा कुश्ती करें, हमें बीच में ना डालें। मैं तो कहने जा रहा हूँ कि राजीव जी बात रखिए, राजीव जी बोलिए। राजीव जी बेचारे क्या बोलेंगे, 2017 में मेडल देने का काम जनता करेगी उत्तर प्रदेश का, वो किसको जनता देगी ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, कि समाजवादी पार्टी ये बताए कि उसने बुंदेलखंड में क्या कार्य किया है, समाजवादी पार्टी ये बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसने क्या कार्य किया है, समाजवादी पार्टी ये बताया कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, समाजवादी पार्टी ये बताए गन्ना किसानों को पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताए कि गन्ना किसानों के बारे में प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताए, भारतीय जनता पार्टी हमें बताए कब तक वो देश को चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताए कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सीरियस है या नहीं है। अनिल बलूनी, सारे सवाल आपसे। सीरियस हैं, आपने तो गिरवा दिया मंदिर। 10 सेकंड में अनिल बलूनी जवाब दीजिए। सितंबर में जब टिकट का बांटेंगे तब इन्हें पता चलेगा संगठन क्या होगा। फिलहाल जवाब तो रखने दीजिए फैजान जी, 1 मिनट। फैजान जी 1 मिनट। अनिल जी की स्थिति खिसियानी अनिल जी बोलिए प्लीज। अरे आप कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने तो बाबरी नवजोत जी, मैं तो ऐसे में इनके साथ नहीं कर पाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार ने मस्जिद बना के देंगे और जनता से मेडल प्राप्त करने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा है कि बदलाव के लिए जनता वोट डालेगी, विकास की बात उन्होंने कही है, अखिलेश यादव विकास की बात कर रहे हैं, और अच्छी बात यह रही कि आज की डिबेट में विकास यानी कि कौन कौन से
मुद्दे हावी रहेंगे उसको लेकर चर्चा हुई और आज जात पात की बात नहीं हुई। लेकिन अमित शाह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला सपा से है। बहरहाल ऊंट किस करवट बैठेगा चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। आज का दंगल में फिलहाल इतना ही।